कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की क्लास नंबर 9 है। ठीक है, आज 2 क्लासेस आने की पूरी संभावनाएं हैं। इवनिंग में आपको कनिष्ठ सहायक का अगर विज्ञापन जारी हो जाएगा, जब उसके बाद आपको उसकी जो चीजें हैं मेन की पॉइंट वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपना जीएस वाला पोर्शन आपको ऐसा बनाना है पेपर में कि इससे बाहर प्रश्न ना आए। मतलब आप मान के चलिए इतनी बढ़िया तैयारी आप लोगों की चल रही है, इतने लंबे समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और ये जो अंतिम समय है बच्चों, यहाँ मान के चलिए, क्योंकि मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको उत्तराखंड में वहां परेशानी नहीं होने वाली है। 40 नंबर की उत्तराखंड में इजीली अगर जो बच्चा 2-2.5 साल से तैयारी कर रहा वो 30, 32, 33, 34 नंबर ले आएगा। हिंदी का पोर्शन बस विलोम पर्यायवाची ये सब सही हो जाए तो 15-16 नंबर, यानी मान के चलो लगभग कितने होते हैं 47-48 नंबर। 30 नंबर की जीएस, 30 से 32 नंबर की जीएस आनी, उसमें अगर आप 25 प्लस चले गए तो सोचिए 48 में अगर 25 जोड़ोगे तो लगभग कितना 73, और बचे 5-7 नंबर रीजनिंग के अगर वो सही हो जाते तो 78-69 मतलब 78, 79, 80 के आसपास का स्कोर हो सकता है। चलो कितना भी टफ पेपर आ जाए तब भी आप 70 प्लस जाने का अपने आप में क्या रखते हैं, अब एक हौसला रखते हैं मैं कहूँगा। ठीक है, बिल्कुल शांत मन से बिल्कुल पढ़ाई कीजिए, प्यार से। अपना जो चंचलता है, जो इस टाइप के थॉट्स आते हैं पेपरों के टाइम में होगा नहीं होगा, इसको अभी दूर रखिए। अभी सिर्फ इतना करना है, चलो यार हमने जो पढ़ा है उसको इतना, अगर हमने इतने सालों से मेहनत की है, इसको आराम से शांत मन से एक बार एग्जामिनेशन हॉल तक चले जाए, उसके बाद होती रहेगी बातें। ठीक है, तो देखिए जीएस का डे 9। ठीक है, आज भी हम लोग 5-6 टॉपिक कवर करेंगे। पहला लिख लीजिए आप संविधान सभा, जो यूकेपीएससी के लिए हॉट टॉपिक रहता है। ठीक है, हमेशा से मतलब यूकेपीएससी इस टॉपिक को बहुत प्यार करता है शायद, मुझे लगता है। और संविधान निर्माण, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो, संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा व संविधान निर्माण, इससे जो मेन प्रश्न आएंगे मैं बोलूंगा, लिखते आप लोग रहोगे। ठीक है, सबसे पहले लिखो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। मैं लिखूंगा, आप बोलूंगा, आप लिखते रहना। ठीक है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी, सबसे पहले 1934 में। ठीक है, 1934 में, और किस पार्टी के द्वारा की गई थी पूछता है, स्वराज पार्टी। जैसा जैसा बताऊंगा लिखते जाना, और आता होगा तो स्किप करते जाना। ठीक है, सेकंड यहीं पे क्वेश्चन लिखो, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया बच्चों, M.N. रॉय के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, M.N. राय जी के द्वारा सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तीसरा लिखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब आधिकारिक रूप से संविधान गठन की बात कही गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कब आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली, ठीक है, संविधान सभा के गठन की आधिकारिक, ठीक है, कब आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात की गई थी 1935 में। ठीक है, अगला लिखो, किसके द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर देना, किसके द्वारा यह कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रतिनिधि मतलब संविधान निर्माण किया जाएगा, ये कहा गया था बच्चों क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा ये सब कहा गया था, क्रिप्स मिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में, जैसे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यानी अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, किसने कहा था, क्रिप्स मिशन के द्वारा, और ये भारत कब आया था, 1942 में। यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन हो, ये किसने कहा था, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो, अलग अलग प्रांतों से उसमें संविधान सभा में लोग आए और फिर संविधान का निर्माण हो। ठीक है, लिखो, संविधान सभा का निर्वाचित प्रतिनिधित्व के आधार पर, प्रतिनिधित्व के आधार पर लिख दो, संविधान सभा का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, के आधार पर गठन हो, प्रतिनिधित्व के आधार पर गठन हो, किसने कहा था, के आधार पर गठन हो। ठीक है, ये किसने कहा था बच्चों, प्रतिनिधित्व के आधार पर गठन हो, ये कहा था कैबिनेट मिशन ने। किसने कहा था,
कैबिनेट मिशन ने ये सब चीजें बताई थी कि प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका गठन, और कैबिनेट मिशन का गठन पूछेगा 1946। इसके सदस्य पूछता है, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसके सदस्य पूछेगा तो 3 सदस्य बता के आना, और इसके अध्यक्ष पूछेगा तो पैंथिक लॉरेंस, ठीक है। सब कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पूछता है अगर आपसे तो हो जाएगा पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक बहुत पूछता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, और इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे ये लिख देना, ठीक है। पहला लिखो पैंथिक, कौन सा सदस्य नहीं था पूछता है इससे, लॉरेंस। सेकंड लिखो स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। और तीसरा लिखो अलेक्जेंडर, यानी पैंथिक लॉरेंस इसके मेंबर थे, इसके अलावा स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और एबी अलेक्जेंडर लिखो, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर। ये 3 इसके मेंबर थे, ठीक है। बहुत पेपर में पूछा जाता है, इसको क्वेश्चन आना चाहिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो संविधान सभा जो थी बच्चों, उसमें कुल कितनी सीटें थी, लिखो संविधान सभा में कुल कितने सीट थी, 389 सीट थी, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं, 389 मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, तो 389 में आपको टोटल सीट इतनी थी ये याद रखना, बाकी कुछ भी इससे नहीं पढ़ना, ठीक है। ये डेटा मैंने आपको पहले कराया हुआ है कि 389 सीटें थी, 296 सीट ब्रिटिश किससे थी, अपने आप में ब्रिटिश इंडिया से थी, बाकी 93 सीट देसी रियासत से थी, ठीक है। इसकी 389 के ब्रैकेट में लिखो 296 सीट ब्रिटिश प्रांत से थी, उसके ब्रैकेट में लिखना 296 सीट ब्रिटिश प्रांत से थी, जबकि 93 कहां से थी, अपने आप में देसी रियासत से। अब देखो संविधान सभा हेतु चुनाव पूछेगा अगर क्वेश्चन, लिखो संविधान सभा हेतु चुनाव कब हुए थे, ये हुए थे बच्चों 2 माह तक चले थे, लगभग जुलाई अगस्त 1946 में, ठीक है। तो लिखो यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, जुलाई और अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। ये भी बहुत पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अगर ये नहीं पूछेगा तो लिखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष बोलते हैं इनको, मतलब परमानेंट नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो लिखो सच्चिदानंद सिन्हा, लिखो इसके अंदर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। क्या लिखोगे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि संविधान सभा के जो मतलब अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अस्थाई लिख दो, नॉन परमानेंट थे, ठीक। और इसकी जो परमानेंट हुई थी दूसरी बैठक में आए थे 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और यहीं पे इनको स्थायी अध्यक्ष मिला राजेंद्र प्रसाद जी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद बोलना है, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की दूसरी जो बैठक और महत्वपूर्ण बैठक थी कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला लिखो संविधान निर्माण में कितना समय लगा, टोटल समय लिखो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन संविधान निर्माण में समय लगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। संविधान निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए, लिखो अधिवेशन जो सेशन चलते हैं ना, अलग अलग 11 अधिवेशन हुए, ध्यान रखना। इसके अलावा संविधान को कब स्वीकृत, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया था, लिखो ये शब्द ऐसा ही आता है पेपर में, ठीक है। संविधान को कब स्वीकृत, यानी जो हमने स्वीकृत किया या उसको अधिनियम बनाया, अधिनियमित, या फिर आप तीसरा इसको लिखो स्वीकृत, अधिनियमित, अंगीकृत कब किया गया, ये किया गया मतलब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को कब स्वीकृत, अधिनियमित या अंगीकृत, जो भी शब्द आएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार लिख लीजिए, सलाहकार BN राव, बेनेगल सहगल राव लिखना है, ठीक है। BN राव लिख लो, ठीक है। और बेनेगल सहगल राव लिख लो, BN राव, यानी बेनेगल सहगल राव लिख लेना है, ठीक है। बेनेगल सहगल राव संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे, ठीक है। और संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ अगर पूछता है तो लिखो संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी
1950। और कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि संविधान को 26 जनवरी को ही लागू क्यों कराया गया, इसके ब्रैकेट में लिखो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इस तिथि को। ठीक है, अगर कभी ये क्वेश्चन आता है ना कि 26 जनवरी को ही हमने संविधान क्यों लागू करवाया, क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लिखो मनाया था। ठीक है, पूरा लिखना कि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए हमने 26 जनवरी की वो डेट चुनी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, लिखो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो महिलाओं का जो नंबर था बच्चों 15, इसमें क्या थी, कुल महिलाएं थी। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला लिखो संविधान जो सभा थे बच्चों उसका सदस्य चुनाव, जो सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है, लिखो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से प्रांत की जो विधानसभाएं होती है ना, जैसे आजकल हम राज्यसभा के सदस्य भेजते हैं, इनडायरेक्ट हम वोट नहीं देते हैं लेकिन और लोग देते हैं जो, तो लिखो संविधान सभा का चुनाव किस तरीके से हुआ था, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, सभा द्वारा, यानी कैसे हुआ था, अगर प्रांतीय विधानसभा हुआ तो ये जो चुनाव हुआ इसमें पब्लिक ने वोट नहीं दिया तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव, इनका चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष। और ध्यान रखना इसमें प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना गया था। ठीक है, प्रति 10 लाख पर लगभग, ठीक है, प्रति 10 लाख पर एक सीट थी इसमें लगभग। ठीक है, अगर कभी ऐसे पूछता है तो प्रति 10 लाख पर इसमें क्या थी, अपने आप में एक सीट थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखना स्वतंत्रता किसने कहा था, लिखो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में, किसने कहा था स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए, ये कहा था बच्चों महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, एमजी लिख दिया मैंने। ठीक है, महात्मा गांधी लिखना कि इन्होंने ये कहा था। अगला लिखना आपको वयस्क मताधिकार को किसने 15 वर्ष हेतु समाप्त करने की बात कही थी, जब संविधान सभा में, लिखो पूरा लिखना, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष हेतु समाप्त करने की बात, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष हेतु समाप्त करने की जो बात कही थी बच्चों, समाप्त। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये हुआ मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने ये कहा था। ठीक है, अगला लिखो अंबेडकर जी ने संविधान सभा हेतु चुनाव कहां से लड़ा, लिखो बी आर अंबेडकर जी ने संविधान हेतु चुनाव कहां से लड़ा, संविधान सभा हेतु चुनाव कहां से लड़ा, पहले इन्होंने लड़ा बच्चों वेस्ट बंगाल से। ठीक है, पहले लिखो वेस्ट बंगाल, बाद में क्या हुआ जब पाकिस्तान सेपरेट, पाकिस्तान अलग हो गया तो बाद में इन्होंने लड़ा बम्बई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, तो आंसर बम्बई होगा लास्ट में, क्योंकि फाइनली यहां से चुन के आए थे, बम्बई में भी पूना से, पूना संसदीय क्षेत्र से। ठीक है, पहले वेस्ट बंगाल लिखना, बाद में कहां से इन्होंने चुनाव लड़ा था, बम्बई में, जो कि पूना प्रेसिडेंसी से, मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी। अगला लिखो, जो ये तो मैंने बता दिया कि 26 जनवरी को ही हमने क्यों संविधान को वो किया। ठीक है, अगला लिखो आप लोग यहां से संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, वो तो बता दिया मैंने आपको, 26 नवंबर, जो आपका नवंबर है 26 नवंबर 1949। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, वो तो लागू कब हुआ, बन के तैयार हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, वो ध्यान रखना। अगला लिखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। क्या लिखोगे, एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, यानी संविधान सभा के पहले जो अपने आप में उपाध्यक्ष थे कौन थे, एच.सी. मुखर्जी जी थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहले लिखना, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। अगला लिखो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, एक प्रारूप समिति बनी थी संविधान के निर्माण हेतु। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त, ये बहुत आता है पेपर में डेट सहित, 1947 को इसका गठन हुआ था। 7 सदस्य थे इसमें, कितने, 7 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन थे इसके, अंबेडकर जी थे। ठीक है, ये भी पेपर में पूछता है, अध्यक्ष कौन थे इसके,
अंबेडकर। और मैंने ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा कि प्रारूप समिति में इसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था, ठीक है, ये भी पेपर में आता है। तो लिखो, पूरा नहीं लिखाऊंगा मैंने, सदस्य लिखो, इनके सदस्य थे, पूरा बोल दूंगा, आप लिखना। गोपाल स्वामी अयंगर पहला लिख दिया मैंने, ठीक है, जी लिख दिया मैंने, गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरा लिखो कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, गोपाल आई लिखना, ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा लिखो के एम मुंशी, फिर अगला लिखो मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी लिख देना, के एम मुंशी। अगला लिखो मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, क्या लिखोगे, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद लिखो बी एल मित्र और डी पी खेतान, बी एल मित्र और डी पी खेतान, बी एल मित्र प्लस डी पी खेतान, ठीक है, डीपी खेतान। बाद में इनकी जगह दो नए मेंबर आ गए थे, ठीक है, बीएल मित्र जहां पे लिखा है उसके बाद आगे थे एन माधव राव और उसके जगह आगे थे टी कृष्णामाचारी, ठीक है, इसकी जगह आगे थे एन माधव राव और इसकी जगह आगे थे टी कृष्णामाचारी, ठीक है, ये बाद में रिप्लेस हो गए। तो ये सदस्य थे, अंबेडकर इनमें क्या थे, इनके अध्यक्ष थे, ये पेपर में आता है। अब कौन कौन, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, ये अपने आप में के एम एम क्या लिखा मैंने, इसके अलावा एम एस बी एल एम जो भी है, इसके सदस्यों के नाम आप लोग क्या कर लेना, नोट कर लेना कि इसके प्रारूप समिति में कौन कौन मेंबर थे, कौन कौन मेंबर नहीं थे, ये पेपर में पूछा आपसे जाता है, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लिखो आप लोग, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था जो नेहरू जी ने किया था। और ये जो नेहरू जी ने प्रस्ताव पारित किया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 1947 को। यूकेपीएससी के लिए हमेशा से मतलब क्या रहा है, हॉट टॉपिक रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, जब हमारा संविधान का निर्माण होता है उसके लिए विभिन्न प्रकार की कमेटी यानी समितियां बनाएगी। अब मैं सारी समितियां नहीं बताऊंगा आपको, मैं मेन समितियां बताऊंगा, ठीक है। समितियां लिखो, संविधान निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी, ठीक है। समितियों में पहला लिखना है आपको, नेहरू जी के पास का कौन कौन सी थी, देखो पहला कौन कौन सा था, नेहरू जी के पास थी तो संघ संविधान समिति, नेहरू जी के पास थी संघ संविधान समिति। और इसके अलावा जो दूसरी थी संघ शक्ति समिति, ठीक है, ये नेहरू जी के पास थी, संघ मतलब जहां पे संघ लगा है, शक्ति समिति, ये किसके पास थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद के पास लिखो, दो समितियां इनके पास भी इंपोर्टेंट थी, राजेंद्र प्रसाद इनके पास थी, एक तो थी बच्चों संचालन समिति, दूसरा नियम समिति, ठीक है, देखो नियम व संचालन समिति, ये दो जो समिति थी वो किसके पास थी, राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। इसके बाद थी बच्चों मौलिक अधिकार जो होते हैं और अल्पसंख्यक के सलाहकार, लिखो पटेल जी के पास, लिखो सरदार पटेल। एक लिखो मौलिक अधिकार प्लस अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यकों हेतु और मौलिक अधिकार से संबंधित। और इसके अलावा जो थी प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतीय संविधान समिति, यानी प्रांतीय के लिए जो संविधान समिति होगी किसके पास थी, प्रांतीय संविधान समिति, इनके के पास थी पटेल जी के पास, ठीक है। मौलिक अधिकारों के लिए ही एक उप समिति बनी थी और अल्पसंख्यक के लिए भी एक क्या बनी थी, उप समिति बनी थी। ये दोनों के लिए क्या बनी थी, एक उप समिति बनी थी, ध्यान रखना। मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति पूछेगा आपसे तो जेबी कृपलानी लिखो और उसको एचसी मुखर्जी लिखो, इसको लिखो जेबी कृपलानी और इसको लिखो एचसी मुखर्जी, ठीक है, एचसी मुखर्जी। ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, बहुत हॉट टॉपिक रहता है यूकेपीएससी का, ये समिति और ये वाला। इसके बाद जो अगला आपको हेडिंग डालना है वो लिखिए संविधान के भाग। नेक्स्ट आपको लिखना है थर्ड भाग। अब देखो संविधान में कितने भाग हैं बच्चों, 22 भाग हैं। क्या 22 के 22 भाग पढ़ना चाहिए, मैं कहूंगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतने भाग कैसे पढ़ते रहोगे, मैं इंपोर्टेंट करा देता हूं, ठीक है। लिखो संविधान के भाग लिखना, कुल कितने हैं अगर पूछता है तो कुल भाग है संविधान में 22 और हम महत्वपूर्ण देखेंगे, ठीक है। अगर कभी पूछता है आपसे नागरिकता का उल्लेख, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मतलब किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है तो भाग 2। अगर पूछता है मौलिक अधिकार का उल्लेख, मौलिक अधिकार का उल्लेख लिखो भाग 3। अगर पूछता है
राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4। अगर पूछता है मौलिक कर्तव्य तो भाग 4 का ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर पूछता है संघ से संबंधित प्रावधान, संघ मतलब केंद्र, तो भाग 5 हो जाएगा यहाँ पे। संघ से संबंधित प्रावधान पूछेगा तो भाग नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा अब हम क्या हर चीज पढ़े नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे संघ के बाद चले जाएंगे बच्चों पंचायत, ठीक है। पंचायतों से संबंधित प्रावधान, ये पंचायतें, ये भाग 9 में है बच्चों, ठीक है। और यहीं पर लिखो पंचायतों के साथ नगर पालिकाएं, 9 का ए, नगर पालिकाएं, ये है सीधे 9 का ए या 9 का क भाग, ठीक है। और यहीं पे पूछता है सहकारी समितियां, ये बताया था ना 97वें संविधान, ये है 9 का बी, ठीक है। इसके बाद सीधे आता बच्चों केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य के जो संबंध है वो सीधे सीधे कहा है, भाग 11 में है, ठीक है। लिखो सेंट्रल स्टेट संबंध, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य, तो भाग 11 में है, ठीक है। इसके बाद आता है सीधे अधिकरण, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अधिकरण, यानी किस भाग में अधिकरण, यानी जो अथॉरिटी ये होते हैं, प्राधिकरण होते हैं या अधिकरण होते हैं, उसका प्रावधान किया गया 14 का ए होगा, ठीक है। क्या लिखोगे 14 का ए। निर्वाचन किस भाग में है पूछता है, निर्वाचन भाग 15 में है, ठीक है। कुछ विशेष प्रावधान है इसके अलावा, यानी कुछ वर्गों हेतु विशेष प्रावधान भाग 16 में, ठीक है। लिखो कुछ वर्ग हेतु विशेष प्रावधान, हेतु स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, विशेष प्रावधान, ये बच्चों 16 में। राजभाषा पूछता है 17 में, और आपात पूछता है 18 में। आपातकालीन उपबंध किस भाग में पूछता, भाग है, ठीक है, आर्टिकल नहीं है, 18 में है। तो अगर आपका काम बनने वाला होगा तो वो इतने से बन जाएगा, अगर नहीं बनने वाला होगा तो फिर इससे बाहर ही आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपका काम बन जाएगा, आपको ज्यादा परेशानी की दिक्कत मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आता है बच्चों 3rd और 4th टॉपिक, वो सीधे सीधे अब हम कहाँ चलेंगे, जियोग्राफी में चलेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क भी करना होगा आज, मैं बताता हूँ कि क्या होमवर्क करना है। तो 4th नंबर का जो आपका आज का टॉपिक है वो सीधे सीधे आपका जाता है कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिखो, कृषि महत्वपूर्ण लिख दो आप, ठीक है। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हरित क्रांति वगैरह पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अगर आपसे कभी ये पूछता है कि झूम क्या है, व्हाट इज झूम, झूम बच्चों एक कृषि की पद्धति है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली चलती है, कृषि से संबंधित एक पद्धति है, इसको ध्यान रखना, झूमिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, जो खेत मतलब जमीन होती है उसमें काट के आग लगा के फिर नेक्स्ट ईयर उसमें खेती की जाती है, और भारत में स्पेशली ये उत्तर पूर्वी राज्यों में है, भारत में उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, खासकर नागालैंड वगैरह में, स्पेशली नागालैंड वगैरह में, ये नागालैंड मणिपुर इन जगह ये क्या होती है, बहुत ज्यादा फेमस है झूमिंग, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन लिखो, राष्ट्रीय बागानी परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय बागानी परिषद या बोर्ड भी लिख दो ना ब्रैकेट में, ये बता 1984 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। इसके ब्रैकेट में बोर्ड भी लिखना। अब देखो कभी पूछता है कि बागानी फसलें कौन सी हैं, बागानी फसलें पता ही होंगी आपको, बागानों में होती हैं जो बागानी फसलें, सब बागानी फसलें तो जो खेत के अलावा हटके होती है, जो कॉफी, चाय, रबर, तंबाकू, नारियल, सब लिख लो, इसमें खुद ही कॉमन सेंस है, ठीक है। कॉफी या कहवा, ठीक है, चाय, रबर, तंबाकू, इसके अलावा नारियल, ये सब के सब क्या है बच्चों, बागानी फसलें, यानी बागान में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इलायची, लौंग, काली मिर्च, सभी बागानी फसल जो बागान में होंगे, ठीक है। इलायची, लौंग आदि कर दो, सब बागानों में जो भी खेती होगी, ऐसा पूछेगा ही नहीं आपसे कि कौन सी बागानी फसलें। मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको इनके प्रमुख उत्पादक राज्य पता होने चाहिए, ठीक है। यानी आपका होमवर्क क्या है, भारत में प्रमुख कृषि उत्पादकों के प्रमुख उत्पाद होते हैं जो के राज्य, ठीक है, के सर्वाधिक उत्पादक राज्य लिखो, सर्वाधिक उत्पादक मतलब मेन जैसे, ठीक है, उत्पादक राज्य। कुछ मैं करा देता हूं, बाकी आप लोग देखना। जैसे अगर कभी आपसे पूछता है पटसन किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो वेस्ट बंगाल। तंबाकू पूछता है आपसे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र लिखना है, ठीक है।
कपास पूछता है महाराष्ट्र, ठीक है। मसाले, मसाले तो मतलब क्या, ये क्या कहते हैं आपका, इलायची वगैरह वो तो केरल में होता है, ठीक है। काजू वगैरह महाराष्ट्र, और वो गन्ना पूछता है जैसे यूपी, और चावल वगैरह वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। चावल वेस्ट बंगाल, गेहूं यूपी, और क्या होते हैं मुख्य मुख्य फसलें। तो जो भी है इस टाइप की चीजें आप लोग देख के जाना। और इसके अलावा जो मसालों का बागान है वो किसको बोला जाता है, केरला को बोला जाता है, ठीक है। केरला जो होता है बच्चों मसालों का बागान बोलते हैं इसको, मसालों का बागान। भारत में कौन सा राज्य कहलाता है, केरल कहलाता है, इसको ध्यान रखना। मसालों का बागान किस राज्य को कहते हैं भारत में, केरला को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहता है, ठीक है। अब जूट भी कहाँ लिखोगे, चाय कहाँ लिखोगे, असम में लिखना है, ठीक है। चाय का जो उत्पादन होता है सर्वाधिक वो कहाँ पर होता है, असम में लिख देना। तो चाय भी क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखो, चाय लिखो बच्चों असम में लिखो। कहवा लिखो कर्नाटक में, चाय होता है सबसे ज्यादा असम में, ठीक है। कहवा या कॉफी, कॉफी की चीज है, ठीक है, कर्नाटक में इसका अच्छा खासा क्या होता है, उत्पादन होता है। इसके अलावा रबर लिखो केरल में, रबर क्या लिखोगे, केरला में क्या होता है, रबर का अच्छा खासा उत्पादन होता है। इसके अलावा तिलहन व दलहन, यानी तिल और दाल वाली जो चीजें होती हैं, तिलहन प्लस दलहन, ये होता है बच्चों मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सर्वाधिक उत्पादन वाले हैं। ज्वार लिखो महाराष्ट्र में, बाजरा लिखो, ज्वार लिखो महाराष्ट्र, MH कर दिया, ठीक है। बाजरा लिखो गुजरात। इसको क्रॉस चेक करना है आपको, ठीक है, रिसेंटली डेटा से मिला लेना। तो इतने से अगर आपका बनने वाला होगा तो बन जाएगा, फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने नेक्स्ट टॉपिक लिखना है झील। भारत की प्रमुख जलप्रपात लिखो अगला, ठीक है। 5th लिखो भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, जो होते हैं भारत में प्रमुख। तो लिखो, एक तो लिखो हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू किस नदी पर है पूछेगा, स्वर्ण रेखा या सुवर्ण, ठीक है, जो भी पूछेगा, सुवर्ण रेखा नदी, सुवर्ण रेखा या सवर्ण रेखा जो भी पूछता है, सवर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात पर, ठीक है। इसके अलावा लिखो शिव समुद्रम जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम है बच्चों कावेरी नदी पर, किस पर लिखोगे, कावेरी पे, ठीक है। इसके अलावा लिखो कपिलधारा जलप्रपात, नर्मदा, और इसी के अलावा धुआंधार जलप्रपात भी है यहीं पे, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, ये भी कहाँ है, नर्मदा नदी पे, और दोनों कहाँ हैं, MP में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है दोनों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा चुलिया जलप्रपात लिखो चंबल नदी पर, चुलिया जलप्रपात क्या लिखोगे, चंबल नदी पर लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा लिखो भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, चित्रकूट को, भारत का नियाग्रा तुलना कर रखिए, ठीक है, जलप्रपात किसको कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को। और चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो छत्तीसगढ़, CH लिख दिया, और किस नदी पर, इंद्रावती नदी पर बना है, ठीक है। ये भी पूछता है पेपर में कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं, चित्रकूट। अगला लिखो दूध सागर जो है किस राज्य में, गोवा में है बच्चों, ये मांडवी नदी पर, ठीक है। क्या लिखोगे, दूध सागर, गोवा में है, मांडवी नदी लिख दो, गोवा में क्या लिखोगे, दूध सागर, मांडवी नदी पे, ठीक है। इसके अलावा जो आपके आते हैं बच्चों एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग प्रपात किस नदी पर है, वो है शरावती नदी पर, कर्नाटक में, जोग प्रपात शरावती पे, और कहाँ है, कर्नाटक पे। इसी पे गांधी सागर बांध निकाला गया है, ठीक है, गांधी सागर है क्या है, कुछ गांधी से संबंधित है, इसमें देख लेना कमेंट सेक्शन में इसको। तो जोग प्रपात कहां पर है, शरावती, कर्नाटक नदी, मतलब कर्नाटक में शरावती नदी पर। इसके अलावा आता है एक लैंडसिंग और नोखाली कई जो है वो है मेघालय में, लैंडसिंग नोखाली कई प्लस नोखाली कई जलप्रपात, ये कहाँ है, मेघालय में, नोखाली कई कहाँ पर है जलप्रपात, मेघालय में है, ठीक है। और लास्ट लिखो नोकाली कई जो मेघालय में है, एक कुंचिकल, यह है कर्नाटक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंचिकल जलप्रपात, और भारत सरकार इसको सबसे ऊंचा मानती है, ठीक है। कुंचिकल कहाँ है,
कर्नाटक में। इसके ब्रैकेट में लिखो भारत सरकार इसकी ऊंचाई सर्वाधिक मानती है, सबसे ज्यादा ऊंचाई, और क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है अपने आप में लगभग 455 मीटर की है। ठीक है, तो अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछता है तो कुंचिकल ही मारती है भारत सरकार के जो डेटा है उसमें, तो कर्नाटक में है जो कि 455 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, ये आपका जलप्रपात। और आज का अंतिम आता आपका बच्चों झील। क्या लिखोगे? झील लिखो। ठीक है, जब इतना पढ़ ही लिया तो 6th नंबर का टॉपिक भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगला और अंतिम क्या लिखोगे? आज का टॉपिक झील। ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें लिखो, 6th लिखो, भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, जो देखनी है हमने। अगला पहला लिखो वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। ठीक है, अगला लिखो भारत में लैगून झील के उदाहरण। लैगून झील। ठीक है, लैगून क्या होता है ना बच्चों, जो समुद्र से कट के जो तट के पास बनते हैं उसको बोलते हैं लैगून झील। ठीक है, तो इसमें अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट इंपोर्टेंट है। अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट, ये जो भारत की मतलब वो झीलें हैं, कौन सी? लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से लिखा आपने? अष्टमुडी, चिलिका और पुलिकट झील जो है भारत में किसके एग्जाम्पल है? ये चिल्का जो है विशालतम है बच्चों लैगून झील, और अष्टमुडी केरल में है, जबकि पुलिकट जो है अपने आप में तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा में है। ठीक है, इसकी ब्रैकेट में लिखो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा पर। चिल्का जो है उड़ीसा में सबसे बड़ी झील है। ठीक है, उड़ीसा में लिखो, उड़ीसा में लिख देना है। ठीक है, चिल्का जो झील है उड़ीसा में है, सबसे बड़ी झील है। अष्टमुडी जो झील है वो कहाँ है? केरल में है। अष्टमुडी कहाँ पर है? केरला में है, इसको भी ध्यान रखना। और चिल्का झील जो है सबसे बड़ी लैगून झील है, लिखो सबसे बड़ी लैगून झील, सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, खारे पानी की भी झील। लैगून झील कौन सी है? अपने आप में चिल्का झील है, इसको ध्यान रखना। और जो श्री हरिकोटा है वो इसी झील के पास है। ठीक है, श्री हरिकोटा, जहाँ पे भारत क्या करता है अपना, यहीं पर है श्री हरिकोटा, यहीं पर है। ठीक है, जहाँ से भारत अपना जो भारत का अंतरिक्ष वो है, अंतरिक्ष मतलब जो भेजता है भारत में, तो श्री हरिकोटा झील यहीं पर है अपने आप में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा श्री हरिकोटा कर देना, हरिकोटा। इसके अलावा जो लैगून झील के अलावा अन्य झील के एग्जाम्पल हैं, लोकटक पता ही होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, अगला लिखो डिडवाना और डिडवाना झील। डिडवाना राजस्थान में लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप कोलेरू झील। कोलेरू है आंध्र प्रदेश में, और अरुणाचल मत करके आना है। ठीक है, अगला लिखो फुलहर झील यूपी में। फुलहर झील कहाँ है? यूपी के अंदर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो डल झील, लोनार झील और नक्की झील। डल कहाँ लिखोगे? JNK, जम्मू एंड कश्मीर। लोनार झील लिखोगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और अपने आप में नक्की झील कहाँ लिखोगे? राजस्थान में। नक्की झील कहाँ पे लिखोगे? राजस्थान में। मिलानी को आते हैं पेपर में। ठीक है, अगला लिखो सूरजकुंड हरियाणा में। सूरज कुंड कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ पर है सूरज कुंड? हरियाणा में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है आपको काली बेती झील, मतलब कोडाई कनाल झील जो है कृत्रिम झील है। हुसैन सागर लिखो, हाँ एक ही क्वेश्चन आता है। हुसैन सागर जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच है। ठीक है, हुसैन सागर ये बच्चों हैदराबाद व सिकंदराबाद बात। ठीक है, जहां पर लैगून लिखा ना इसके बगल में ब्रैकेट में लिखो कयाल, डैश करके लिखो केरल, यानी जो लैगून झीलें हैं उसको केरल में कयाल भी कहते हैं, एक प्रकार के लैगून के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। कयाल क्या है? केरल की लैगून को बोला जाता है कयाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर जो बाद बने हैं वो किस नदी पे बने हैं? चंबल नदी पे। ठीक है, जवाहर सागर, राणा सागर लिखो, जवाहर सागर ये बहुत आता है पेपर, प्लस राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर प्लस राणा प्रताप सागर व गांधी सागर जो है किस नदी पर है? चंबल नदी पर। लिखो गांधी सागर, गांधी सागर ये कहां पर बने हैं? सबके सब चंबल नदी पर बने हैं, ऐसे पूछता है। ठीक है, किस नदी पर है पूछेगा तो चंबल नदी पर अपने आप में बने, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा लिखो उमियम झील कहां पर है? मेघालय में। उमियम झील, उमियम झील मेघालय में। उमियम कहाँ है?
मेघालय में है। इतने से आपका जो है झील वाला पॉइंट जो है कंप्लीट हो जाएगा, आपको इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम इससे बन जाएगा। वरना इसके अलावा तो कई झीलें हैं, कहाँ तक पढ़ते रहोगे, ठीक है। बनना होगा क्वेश्चन तो इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। होपफुली ये जो 8th 9th जो भी क्लास है ये आपकी समझ आई होगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।